हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित यादव आप सभी का मैथ्स विद पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 29 पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने पिछले अभी तक 28 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं कंप्लीट, जो कि आपके यूपीएससी 2021 के प्रीवियस ईयर बेस्ड थे। आज का जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो पेपर आपका हुआ था 27 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर फर्स्ट में। और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इनके कुछ प्लस पॉइंट हैं। नंबर एक क्या है? नंबर एक तो ये कि हम डेली 40 क्वेश्चन करते हैं, तो हमें 40 कॉन्सेप्ट डेली हमारे रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, अगर एक क्लास में क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी हो रहे हैं क्वेश्चन, तो क्या होता है अगर आपको उसके शॉर्ट समझ में नहीं आ रहे तो आप बार बार जब दो तीन बार रिपीट हो गए तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन इसकी क्या प्रकृति है और ये कैसे क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि हमें क्या है, प्रैक्टिस सेट के जरिए हमें ये पता लगता है जब हमारे पेपर में क्वेश्चन इस टाइप के आ रखे हैं तो हमें इससे ये पता लगता है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो दोबारा भी आएंगे, रिपीट होंगे क्वेश्चन, क्योंकि 70 to 80% तो रिपीट ही होते हैं। तो अगर ये दोबारा रिपीट होंगे तब क्या है, तो उस टाइप के हमें क्वेश्चन कर रखे होंगे तो हमें पता लगेगा हमारी तैयारी कितनी है। अभी जैसे आपने क्वेश्चन लगाए तो आपको पता लग जाएगा ये हमारे चैप्टर कमज़ोर हैं और ये चैप्टर हमारे अच्छे हैं। तो जो वीक आपको चैप्टर वीक लग रहे हैं तो क्या है, अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास 1 महीना है, तो क्या है अभी वो चैप्टर आप जाके अपनी मौजूद कर सकते हैं। उनकी क्लासेस देख लें या उनकी PDF है PNG है तो वो लगा लें, बल्कि उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, बार बार कर लें जो चैप्टर आपके वीक है। तीसरी चीज़ है कि इस क्लास के जरिए हम ये भी सीखते हैं कि जो क्वेश्चन हैं उनके शॉर्ट मेथड क्या हैं, शॉर्ट ट्रिक्स क्या हैं। ऐसा है कि कभी कभार क्या होता है कि एग्जामिनर हमसे नहीं चाहता है कि पूरा सॉल्यूशन करें, वो हमें कुछ ना कुछ हिंट देता है। कहीं ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, कहीं ड्यूअलिटी रूल लग जाता है, कहीं यूनिटी रूल होता है, कहीं क्या है कि आपको मैं कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूँ कैसे कैलकुलेशन शॉर्ट करनी है, समझ गए, कहाँ अप्रॉक्सीमेट मेथड लगाना है, अप्रॉक्स कैसे करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हम सीखते हैं। तो इस क्लास के जरिए आप ये चीज़ सीख रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर मेरे दोस्तों में शेयर करें। और इसकी जो PDF है आपकी, वो मैथ्स विद अर्पित यादव टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन हमसे? हमसे कह रहा है कि व्यापारी अपने सामान का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद वह 20% का लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 22,300 है। अब देखिए, हमने हमारा CPC रेशियो क्या है। अब भैया एग्जाम अगर आप क्लास से जुड़े हुए हैं ना, शुरू से जुड़े हुए हैं तो आप समझ चुके होंगे। तो क्या CPC MP रेशियो हमारा डायरेक्ट आ जाता है, वो कितना आ जाता है? 20% छूट देने का मतलब है 80, और लाभ हो रहा है 20% का, इसका मतलब 120। तो ये काटा मैंने 40, 40 दूनी 80, 40 तीन 12, तो 120। क्रय मूल्य हमें दिया गया, क्रय मूल्य कितना दिया गया? 22,300। तो दो की वैल्यू हमें दी गई कितनी? 22,300। तो यहाँ से हमें 3 की निकालनी, 2 से मैंने देखा क्या, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 पंचे 10। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 0। अगर मैंने इससे 3 की वैल्यू निकालनी थी, 3 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया? हमारा आंसर आ गया 0। तिरछे 15 5 हासिल लगी 1, 3 एकम 3, 1 4, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो आपका आंसर कितना हो गया? 33,450। ठीक, तो ये होता है प्रैक्टिस के जरिए क्या चीज़ हम जो बार बार सीखते हैं। भैया कि प्रैक्टिस क्यों मैटर करती है आपको, जितनी ज़्यादा मैथ सिर्फ डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगा लेंगे तो क्या होगा, आपको सोचने में एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा। अगर भैया कि हर क्वेश्चन पर आप अगर सोचने बैठ गए ना, कि एग्जाम में सोच रहे हैं आप कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे होगा कैसे होगा, तो बहुत टाइम ख़राब हो जाएगा और आपका पेपर छूट जाएगा और टाइम निकल जाएगा। तो होता है क्या, जैसे 40 क्वेश्चन आएंगे तो क्या है आपके 30 से 32 क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे। उसके बाद 7 से 8 क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत टफ होंगे, नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, बट है इन पे ना आपको 5 सेकंड छोड़ना पड़ सकता है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कैसे करना है। बाकी 30 से 32 क्वेश्चन ऐसे आपके होंगे जो आपने डेली बेसिस कर रखे होंगे और उनको आप देखते ही समझ जाएंगे, हाल हाल कैलकुलेशन करेंगे और आंसर पे पहुंच जाएंगे अपने। तो वो तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस सेट कर चुके होंगे काफ़ी। अब देखिए ये क्वेश्चन आप अगर जिसकी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है वो देखिए। हालांकि इसमें कुछ है नहीं इतना खास बताने लायक, फिर भी बता दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी क्लास में आपको इसका डिटेल बता चुका हूँ पिछले। देखिए, हमसे कह रहा है 20% छूट देने के बाद, देखो छूट किस पे होती है? छूट हमेशा जो होती है वो होती है मार्क प्राइस पे। ठीक है, और प्रॉफिट क्या कह रहा है? प्रॉफिट कह रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है। लाभ किस पे होता है? देखो, अगर 20% का लाभ हो रहा है तो किस पे हो रहा है? CP पे, क्रय मूल्य। लाभ होता है हमेशा क्रय मूल्य पे। और जो छूट होती है मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य पे होती है। तो कह रहा है 20% छूट देने के बाद, देखना क्या कह रहा है, इस पर अंकित करता है 20% छूट देने के बाद वह 20% का लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या कीजिए। अब देखो 20% लाभ अर्जित करता है, CP पे 20% लाभ अर्जित किया, वो कह रहा है कब? जब 20% छूट देता है। तो इसका मतलब है MP पे जब हम छूट देते हैं तो क्या बन जाता है, वो हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता है, मतलब विक्रय मूल्य बन जाता है। भाई कॉस्ट प्राइस पे होता है, क्रय मूल्य होता है, उस पर जब लाभ जुड़ जाता है तो वही हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता है। समझ गए? तो ये दोनों इक्वल हो गए।
तो यहाँ से देखा मैंने CP से MP जब रेशियो निकाला तो क्या हो गया, 80 तो ऊपर रह गई, ये 120 नीचे आ गई। तो हमने देखा क्या, यही तो है CP का, CP 80 हमने डायरेक्ट ले लिया और वहीं हमने मार्क प्राइस जो लिया है ना वो कितना लिया, 120 ले लिया, समझ गए। तो ये रेशियो सेम आ गया। तो ये चीज़ हमसे कह रहा है। बाकी आपको अगर CP MP इनमें मतलब प्रॉफिट किस पे होता है, लॉस किस पे होता है, अगर इस पर दिक्कत आ रही तो इसमें ना कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में क्लास पड़ी हुई है, प्ले लिस्ट बनी हुई, उसमें जाना देखना। और प्रॉफिट एंड लॉस की मैंने क्लास ली है, उसको बेसिक ही पढ़ाया उसमें बिल्कुल डिटेल में, और वो भी पढ़ाया जो UPSI में आपके एग्जाम में आया हुआ है, आ सकता है, तो आप जाके वो देख लें एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ क्या कह रहे हैं। जब एक संख्या को 7239 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 93 बचता है। जब उसी संख्या को 57 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। हमसे कह रहा है 7239 से विभाजित किया जाता है तो 93 बचता है। तो हमसे कह रहा है 57 से विभाजित करेंगे उस संख्या को तो शेषफल क्या आएगा। इसमें दो कॉन्सेप्ट बनते हैं, एक क्या है 95% केस, 99 ही लेके चलो आप, 99% केस में क्या होता है कि ये संख्या जो होती है इससे कटती होती है, मतलब डिविजुअल होती है। तो डायरेक्ट हमारा जो आंसर निकल के आता है वो पता है क्या निकल के आता है, वो निकल के आता है हमारा कि हमें ये देखना होता है कि हमसे कह रहा है कि 7239 विभाजित करने पर 93 शेष बचता है, तो 57 से विभाजित करने पर क्या शेष, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इससे विभाजित कर देंगे। तो 57 एकम 57, तो 57 से हमने घटाया तो कितना बचा, 13 में से 7 गया 6 बचा, 8 में से 5 गया 3 बचा 36। तो जैसे एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको लग रहा है टाइम कम हो रहा है या हमारा क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो क्या है डायरेक्ट आप कर लें। बट अगर फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या है इसको चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक क्या कहता है, इसका रूल ये कहता है कि ये संख्या से ये वाली संख्या कटनी चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे हमने देखा ये कट रही नहीं कटी, 3 से काटे 3 6 तो 4 12, 3 एकम 3 3 तक 9, 19, तो 19 से काटा मैंने, 19 एकम 19 बचा कितना 5, 51 हो गया, 19 दूनी 38, तो 19 दूनी 38 और बचा कितना 38, 12 उधर एक ये 13, तो हो गया कितना 33, 33, तो 19 सत्ते कितना होता है 133। इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी कट रही है। दैट मीन्स तो हमारा जो शेषफल आएगा 57 से विभाजित करेंगे तो शेषफल हमारा कितना आएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब देखते हैं। अच्छा इसका डिटेल पता है क्या, इसका डिटेल पता है क्या, इतना है, ये हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है एक संख्या को n को कितनी दे रहा था 7239 विभाजित करने पर, तो इसका मतलब 7239 विभाजित करने पर, 1 सेकेंड, 7239 विभाजित करने पर 93 शेष बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि किसी संख्या को हमने क्या किया 7239 विभाजित किया, 7239 विभाजित किया x संख्या को। अभी एक कुछ टाइम गई होगी, उसके बाद शेषफल क्या आया, शेषफल आ गया हमारा कितना 93। तो x क्या है, x इक्वल टू हुआ क्या, x इक्वल टू पता क्या है 7239 इंटू n प्लस का 93। तो हम क्या कहते हैं, जैसे अब हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या ये संख्या आ गई हमारे पास, तो हमसे कह रहा है 57 से विभाजित करने, तो मुझे पता है अगर जब 57 से देगा तो मुझे पता है 57 से ये तो कट ही जाना है, बचेगा क्या ये शेषफल। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ से इसको घटा लेते हैं, तो डायरेक्ट हमारा जो आता है वो रिमाइंडर आ जाता है। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विवेक ने एक प्लॉट खरीदा जिसे तुरंत बाड़ लगाने की आवश्यकता है, इस कारण आयताकार कार्यस्थल की लंबाई तथा चौड़ाई 6% कम हो जाती है। यहाँ पे लगता है तो डायरेक्ट सब्सिट्यूट, क्योंकि लंबाई चौड़ाई होती क्या है, आयताकार का क्षेत्रफल जो होता है ना, एरिया होता है रेक्टेंगल का, वो क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मुझे पता है 6% ये भी कम होगा ये भी कम होगा, तो यहाँ जब भी आपको सक्सेसफुली कम हो रहा है तो वहाँ सक्सेसफुल लग जाएगा। तो है क्या, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ये होता है x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई अपॉन 100। और ये प्लस जब माइनस हो जाता है, जब प्लस होता है जब हमारा बढ़ता है और माइनस होता है जब घटता है। तो हमसे क्या कह रहा है 6%, इसका मतलब एक्स वाई सेम ही है, तो माइनस का 6 प्लस का कितना आ गया -6 गुणा 6 बटे 100, तो कितना आ गया माइनस के कितना आ गया 12 प्लस के 6 36, तो माइनस से माइनस ये कट ही जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस का कितना आ गया 0.2 अंक बाद है तो कितना आ गया 0.36। अब माइनस के 12 में से 36 घटाए तो हमारा कितना आंसर आ गया 11.64, और ये कमी हुई है इसलिए हमारा आंसर हो गया, कमी पूछा गया है तो आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बाल्टी में तरल ए और बी का अनुपात 14:15 है, 116 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 116 लीटर तरल बी भरा जाता है। अब अनुपात बदलकर 7:8 हो जाता है। तरल बी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो ए और बी में क्या दिया गया, ए और बी का अनुपात दिया गया कितना 14:15। हमसे पूछ रहा है, हमसे पता क्या पूछा, हमसे पूछ रहा है तरल बी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए, मतलब प्रारंभिक मात्रा यही तो दी गई है 14:15। अब 15 देखते मुझे पता लगा क्या, मुझे ऑप्शन देख के समझ में आया क्या 15 एक जो है ना उसमें 3 का डिविडेंड 2 लग सकता है, क्योंकि 15 क्या है 3 गुणा 5 है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से भी कटने की जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर जो भी आएगा 15 गुणा समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। क्योंकि रेशियो होता है क्या, रेशियो जैसे मान लो 4:6 दिया गया है,
अब इसको और छोटा करके, जैसे मान लो 10 को है रेशियो बदला, तो यार इसको मैं 2:3 कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका 2 गुणा इसमें हो रहा था ना, तो अब जगह 3 का जो भी रूल अंतर आएगा वो 3 का गुणा जी तो होगा, कुछ ना कुछ किया होगा। रेशियो क्या है, हम छोटा कर लेते हैं रेशियो, ठीक है, मिनिमम फॉर्म होती है। अब मुझे पता है 15 का मतलब इसमें 3 का गुणा होगा, तो एक ही ऑप्शन देखो, 3 से ये नहीं कट रहा, 3 से ये नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कट रहा, तो डायरेक्ट हमारा आंसर ये आ गया। अब इसमें एग्जाम्पल नहीं चाह रहा था कि आप इतनी झंझट में पड़ें, बट वही है कि आंसर आपका मिल रहा है। अब ये चीज़ वही है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके होंगे, तो आपके दिमाग में आएगा हाँ ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। वरना अगर भैया कि आपने सिर्फ पढ़ रखा है, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं की, तो फिर आपको लगेगा, मतलब भूल चुके होंगे आप चीज़ें, तो आपको वो टच कर नहीं पाएंगे एकदम से दिमाग में। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या है वो देखिए। हमसे क्या कह रहा है कि ए अनुपात बी का अनुपात 14:15 दिया गया है, 116 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 116 लीटर मिश्रण बी भरा जाता है। अभी देखो क्या है, देखो इनमें क्या किया इसने, 116 लीटर मिश्रण निकाल लिया। ओके, अब बताइए यहाँ पे जो अनुपात आएगा ना, तो अभी अनुपात तो सेम ही रहेगा, क्योंकि पता क्या है 116 लीटर मिश्रण निकला, इसका मतलब है जो ए है बी है दोनों निकले, तो दोनों निकले तो दोनों उसी में निकले होंगे, उसी अनुपात में निकले होंगे। अब क्या हुआ दिख रहा है आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगले बार कह रहा है और 116 लीटर मिश्रण बी भरा जाता है, तो क्या है हमसे कह रहा है कि तब अनुपात कितना हो जाता है, 7:8 हो जाता है। इसका मतलब है कि 116 लीटर मिश्रण बी भरा जाता है, तो प्लस का क्या है यहाँ पे क्या किया इन्होंने, बी जब ऐड किया 116, तो अनुपात कितना बदल गया, तो अनुपात जो 14:15 सा 7:8 हो गया। तो ये चीज़ ये है, ऐसा हो कि मेरा वो देखिए पहले, जैसे क्या है मैंने क्या किया, जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैंने 20 लीटर मिक्सचर था हमारे पास, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो जो था हमारे पास वो कितना था, 2:3 था, ठीक है। अब देखिए मैं इसको इसी क्वेश्चन से आपको ये वाला समझा दूंगा, हालांकि समझा तो मैं काफ़ी बार चुका हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है आप कहीं पहली बार आए हैं तो आपको दिक्कत ना है। अब देखिए, अब अगर ये है मुझसे कह रहा है, मान लो मुझसे कहा है 10 लीटर निकाल लिया मिश्रण, अगर 10 लीटर मिश्रण निकाला है देखो, तो मतलब 20 में से 10 रह गया, लेकिन अब ये अनुपात तो ये सेम ही रहेगा, क्योंकि पता क्या है, क्योंकि 10 लीटर निकला है तो 2:3 में ही निकला, पूरा मिश्रण निकल रहा है तो 2:3 में निकल रहा है। 2:3 का मतलब क्या, 5 5 चौक 20, इसका मतलब जो हमारा टोटल जो है वो कितना है, अभी स्टार्टिंग में तो 4 दूनी 8 और 4 तीन 12 है। अब क्या है 10 लीटर निकाला, इसका मतलब 10 लीटर निकाला तो वो भी 2:3 में निकलेगा, तो 5 दूनी 10, इसका मतलब 2 में निकलेगा, तो हमारे निकल गया 2 दूनी 4, 2 निकल गया। अगर यहाँ पे 8 था और 12 था, तो अब निकल कितना गया हमारे पास, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो इसका मतलब अभी अगर मैं 8 में से 4 घटाएंगे तब भी हमारे पास 4 ही आएगा, और 12 में से 6 गया 6, लेकिन अगर देखेंगे फाइनल रेशियो तो ये 2:3 में ही बचा ना अभी, समझ गए, क्योंकि हम टोटल निकाल रहे हैं तो अनुपात तो सेम ही रहेगा। इसमें दूसरी कहानी क्या है, दूसरी कहानी देखिए, अगर अनुपात सेम है 2:3 है, मुझे पता है यहाँ, मुझे पता लग गया यहाँ तक जो आ रहा है 10 लीटर निकालने के बाद भी अनुपात 2:3 ही रहेगा, क्योंकि बात ये दोनों चीज़ें निकल रही हैं तो सेम रेशियो में निकलेगा। ऐसा तो नहीं है कि पानी अलग निकाल लो दूध अलग निकाल लो, तो सेम ही निकलेगा। अब क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 10 लीटर इसमें बी डाला गया, तब अनुपात हो गया 1:4। अगर ये बात कही गई जैसे यहाँ पे चेंज हुआ, तो आपको समझ जाना चाहिए कि 2:3 से 1:4 कैसे हो गया, क्योंकि 10 लीटर डाला। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम देखते हैं अभी तक क्या देखते हैं, यहाँ पे यहाँ के बाद जो कंडीशन आती है यहाँ तक रेशियो, इस कंडीशन में हम ये देखते हैं। अब जो देखते हैं देखो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट लगते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है, अब मैं देखूँगा 10 लीटर डालने के बाद 3:, अब मुझे पता लगना चाहिए, अब यहाँ से मैं निकालूंगा क्वांटिटी, जब क्वांटिटी में निकालूंगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तो कर लेते हैं बच्चे, टीचर भी पढ़ा देते हैं, लेकिन बच्चों को यहाँ पे डाउट रहता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब मुझे पता है 10 लीटर, अब मैं यहाँ क्वांटिटी अगर चेक करूँगा तो मुझे पता लगेगा कि अगर 2 लीटर यहाँ पे मिल्क था, अगर 2 था तो यहाँ पे 1 कैसे मिल्क हो गया, जबकि वाटर जो था, चलो वाटर समझ में आ रहा है कि वाटर मिलाया गया 10 लीटर, तो 3 से 4 हो सकता है, लेकिन अगर मिल्क है तो मिल्क तो सेम ही होना चाहिए, क्वांटिटी में तो सेम ही होना चाहिए, क्योंकि मिल्क को तो हमने बढ़ाया नहीं, मिल्क को बढ़ाया नहीं, मिल्क उतना ही है, तो मिल्क जो है यहाँ तक घटाने के बाद था अभी यहाँ भी होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों रेशियो को सेम बनाया, तो इसका किया मैंने 2 का गुणा इसमें किया, तो मैंने इसमें 2 का गुणा किया, तो हमारा कितना हो गया, 2 2 कम 2 और 2 चौकू 8। तो इसका मतलब मुझे पता लगा अगर यहाँ पे भी मिल्क 2 था तो यहाँ भी मिल्क 2 हो गया, लेकिन हमें पता लगा वाटर 3 से 5 हो गया, इसका मतलब 5, तो 5 की वैल्यू मिलाया कितना हमने 10, तो यहाँ से पता लगा हमने 5 दूनी 10, तो मतलब है 1 का मतलब है 2 लीटर। अब अगर हमसे कोई कहे बी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए, तो मुझे पता लगा 1 की 2 लीटर है, तो 2 से यहाँ की मैंने देखेंगे 2 3 कितना हो गया 6, 2 3 6, तो यहाँ तक मेरा कितना था 6 था, और स्टार्टिंग में जो हमने घटाया था ना वो 2:3 में 10 लीटर निकला, तो 10 लीटर का मतलब है 2:3 में निकलने का मतलब है 2 3 5, तो 5 दूनी 10, तो इसका मतलब है 2 दूनी 4 और 2 3 6 निकला था, तो 6 निकलने के बाद ये 6 था पहले और 6 ये, तो कितना हो गया 12, तो हमारा प्रारंभ में कितना था 12 ही तो था, समझ गए। अब इससे समझिए यहाँ पे ये 2 टाइप लगते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन में क्या दिया गया, हमें दिया गया हमसे कह रहा है कि 116 लीटर मिलाने के बाद जब बी मिलाया इसमें तब ये अनुपात 7:8 हो गया, लेकिन मुझे पता लगना है क्वांटिटी जो है
अगर ए की ए में तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं, तो ये 14 थी, तो ये भी यहाँ पे 14 होनी चाहिए, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए ना कि। तो मैंने देखा क्या, तो मैंने क्या किया, जैसे वहाँ पे सेम थी तो मैंने इसको 2 का गुणा किया, तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। तो मुझे पता लगा कि जो हमारा जो 1 लीटर मिला है, 1 यूनिट बढ़ा है ना, उसकी वैल्यू कितनी है, 116 है। तो इसका मतलब यहाँ तक हमारी बी की मात्रा कितनी थी, क्योंकि हमें बी की पूछी गई, तो यहाँ तक मतलब है बी की मात्रा हो गई हमारी 15 गुणा 116। तो हमने देखा 15 छक्के 90, बचा कितना 9, 15 एकम 15 और 9 कितना हो गया 24, बचा कितना 2, 15 एकम 15 और 2 17, 17 40। लेकिन क्या है, अभी ये पता कब है, ये जब है जब 116 लीटर निकालने के बाद, अगर 116 लीटर निकला है तो 14:15 में निकला होगा, तो ये टोटल कितने हैं 29, और 29 जब निकला था तो कितना 116 निकला था, तो 29 चौकू कितना हो गया 116। तो इसका मतलब है जब यहाँ तक जो निकलने वाली बात थी तो 15 चौकू 60, तो यहाँ पे 60 तो ये निकला था, 14 चौकू 56 ये निकला था। तो इसका मतलब है यहाँ तक अगर मेरा 1740 है तो इसका मतलब प्रारंभिक मात्रा क्या है इसमें, जो 60 निकला था वो भी हम ऐड कर लेंगे। तो इसका मतलब 60 हमने ऐड किया, तो 1740 प्लस 60 कितना हो गया 1800, ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिला, 100% किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा, और ये करके जाना आप तैयार, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे कर नहीं पाते हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, जिस समांतर श्रेणी का 12वां पद 8वां पद क्रमशः 19.75 और 15.75 है, उस समांतर श्रेणी के पहले 16 पदों का योग आती है। देखिए समांतर श्रेणी जो होती है ना, होती क्या है, वो होती ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 एन। अब देखिए क्या होता है, समांतर श्रेणी होता है मतलब समान अंतर, जैसे यहाँ पे ए डी ऐड हुआ, फिर यहाँ पे डी ऐड हुआ, मतलब ए डी प्लस डी, जैसे मान लो क्या है 3 5 8 11, तो क्या है 3 5 7 9, तो देखो 3 में 2 ऐड हुआ, 5 में 2 ऐड हुआ, 7 में 2 ऐड हुआ, 9 हो गई, ठीक है। अगर मुझसे कोई कहे कि तीसरा पद ज्ञात कीजिए, पहला पद क्या होता है, ए होता है प्रथम पद, हमसे कोई कहे तीसरा पद ज्ञात कीजिए, तो ए प्लस 2d हम निकाल लेंगे, क्योंकि तीसरे पद पता क्या है, तो तीसरे पद तक पहुंचने के लिए 2 डिफरेंट हो जाएंगे डी, एक डी, जैसे यहाँ पे 2d हो गया ऐड, तो ए कितना होगा, ए है 3 प्लस 2, डी कितना है मुझे पता है 2 2 ऐड हो रहे हैं, तो 2 दूनी 2 गुणा 2, तो कितना हो गया 4, 3 गुणा 4 कितना हो गया 7, तीसरा पद भी हमारा 7 है, समझ गए। तो जब भी आपको डायरेक्ट जैसे पद दिया गया, जैसे हमसे कह रहा है 12वां पद ज्ञात कीजिए, तो 12वां पद क्या होगा, 12वां प्लस 12 पद के लिए ए होगा प्लस, और डी कितने होंगे 12 तक डिफरेंस कितने ऐड होंगे, तो 11 होंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे 4 हैं तो 1 2 3, लेकिन डिफरेंस तो 3 ही हुए ना, तो एक कम होता है हमेशा। अगर बस इतनी बात समझ गए आप, फिर कोई दिक्कत ही नहीं समांतर श्रेणी में आपको। हमारा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, योग का फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी में, योग का होता है एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए ए क्या है, ए निकालना, ए हमें प्रथम पद निकालना है, डी निकालना है। तो अब देखो हमारे पास श्रेणी के 12वां पद दिया गया, 12वां कितना दिया ए प्लस 11d, जिसका मतलब हो गया कितना दिया 29.75। वहीं हमें 8वां पद दिया गया, 8वां पद मतलब क्या है ए प्लस 7d, वो कितना दिया गया 15.75। ओके, तो मैंने यहाँ से अगर माइनस कर दूँ तो मैंने देखा ए से खत्म हो गया, 11 में से 7 गया कितना 4d, और 75 में से 75 पॉइंट वाले 30 जाएंगे, 19 में 15 गया 4, तो यहाँ से पता लग गया डी बराबर जो हमारा डिफरेंट आ गया वो 1 आ गया। तो डी कितने आ गए, डी की वैल्यू हमारे पास 1 है। अगर डी की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास, तो हम किसी में रख देंगे, एक की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे रख दी मैंने, इस इक्वेशन रख दी, तो 7 प्लस का 1 मतलब 7 इंटू से 1 7 हो गया, तो 7 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 15 से 7 गया 8, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 8.75। यहाँ तक किसी को दिक्कत, अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, चलिए देखते हैं फिर क्या हमारे पास रखने कुछ बचा ही नहीं। तो एन हमारे पास 16 पदों का योग पूछा गया, तो एन 16 इक्वल टू क्या हो गया 16/2, ये कितना दिया गया 8.75, 2 गुणा 8.75 प्लस का एन, एन है कितना 16, 16 में से गया 15, डी कितना 1, तो 15 गुणा 1, तो हमने देखा क्या 2 से काटा 8, अब ये कितना हो गया देखो 8 दूनी 16 हो गया, और 75 दूनी 150 होता है तो मतलब 1.5, तो ये हो गया 17.50 प्लस का 15, 15 दूनी 30 और 2 32.5 हो गया, तो 8 इंटू 3 32.50, तो हमने सॉल्व किया 0, 8 में 40 की 0 हाथ से लगी 4, और 8 दूनी 16, 4 20 की 0 हाथ से लगी 2, 8 3 24 और 2 28, 10 आएगा 2 अंक बाद, तो आपका आंसर कितना हो गया 280। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें थोड़ी दिक्कत है क्या, 0 8 में 40 की 0 हाथ से लगी 4, 8 दूनी 16 और 4 20 बचा कितना 2, 8 3 24, तो 2 26 ही है ना, 28 लिख दिया। चलिए
तो कितना आपका आंसर कितना है 260 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 41 टेलीकॉम टावरों की औसत ऊंचाई है 278 मीटर। यदि 20 टावरों की औसत ऊंचाई 278 मीटर है, आखिरी 20 टेलीकॉम टावरों की औसत ऊंचाई 278 मीटर है, तो हमसे कह रहा है 21वें टेलीकॉम टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है, 41 की दी गई हमें कितनी औसत ऊंचाई दी गई 278, वहीं क्या 20 की कितनी दी गई 278, वहीं अंतिम 20 की कितनी दी गई वो भी 278। हमसे पूछा 21वीं क्या हो गई। अब देखिए हमें जब औसत 278 है, इसका मतलब हमने मान के चलिए सब 278 के ही हैं, तो सेम मान लिया। लेकिन हमें पता लगा स्टार्टिंग 20 की भी 278 है, 278 है, और इसकी भी 278 है, तो इसका मतलब ये जो ये बच्चा है, तो इसका मतलब ऊपर नीचे कुछ हो ही नहीं रहा, तो ये भी 278 ही होगा ना। आसान सा है, बस क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमसे कह रहा है यदि 2140 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1722 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि क्या है। 2140 का सीपी क्रय मूल्य 1712 के एचपी के बराबर है, तो सीपी से एचपी निकाल लेंगे। हमने देखा क्या, 1712 2140, तो मुझे पता लगा प्रॉफिट हो कितने का रहा। मतलब चीज़ हमने खरीदी 1712 में और बेच कितने में रहे 2140 में, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है। तो 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, और 11 में से 7 गया 4, तो हमें पता लगा कितने का हो रहा है 428 का प्रॉफिट हो रहा है। हो कितने में रहा 1712 पे, 1712, तो हमने परसेंटेज निकाल लेंगे। तो 428, 4 चौक 16 और 28 चौक 112, तो 4 बार, तो 4 से काटा कितना हो गया 25%। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और ये जो वीडियो आपको मिल रही है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है, तो आप क्या करें, ये क्लास ना करने से पहले क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करें, जब ना हो तब क्वेश्चन देख तब इसका सॉल्यूशन देखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश ने 30,000 रुपये का व्यवसाय शुरू किया, उसके बाद 72,000 रुपये के साथ उसमें शामिल हो गया बाबू। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाता है, लाभ जो है इनका इक्वली है, तो बाबू कितने महीने बाद शामिल हुआ। देखो प्रॉफिट क्या कहते हैं, प्रॉफिट डिपेंड करता है, मैं बता चुका आपको, प्रॉफिट डिपेंड करता है किस पे, इन्वेस्टमेंट टू टाइम, कि आपने पैसा कितना लगाया और कितने टाइम के लिए लगाया, तो इनका जो रेशियो होगा वही इनका प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 30,000 रुपये के साथ आकाश ने स्टार्ट किया कोई बिजनेस। ठीक है, उसके बाद क्या है 72,000 रुपये के साथ इसमें बाबू ऐड हो गया, लेकिन क्या है वर्ष के अंत में लाभ पूछा गया, तो इसका मतलब आकाश तो स्टार्टिंग से ही ऐड है। ये कब तक है, इसका हम टाइम निकाल लेंगे। तो हमने देखा क्या 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 12×6 = 72 और 56×30, तो हमें पता लगा कि जो इसका बाबू का जो टाइम आया वो कितना है 5 महीने। लेकिन हमसे पता हमसे ये 5 महीने आंसर नहीं आ गया ना लगाने चले जाओ, तो हमसे पूछा बाबू कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो कितने महीने बाद पूछा, ऐसा नहीं पूछा कितने महीने के लिए शामिल हुआ, हमसे पूछा कितने महीने बाद शामिल हुआ। इसका मतलब है 5 महीने तक रहा है, इसका मतलब 7 महीने बाद शामिल हो गया, 12 महीने के लिए था ना पूरा बिजनेस, तो ये आपका आंसर हो गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन दिया गया, हमें दिया गया 220 - x ऐसे लिखा हुआ है ये। ठीक है, रूट के अंदर क्या है 86 माइनस का रूट 25। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद ये रूट हट जाएगा ये वाला, तो ये दोनों हट गए, तो बचा क्या हमारे पास 22 माइनस का x, ये पॉइंट नहीं है ना, पॉइंट समझ जाओ आप। 22 माइनस x इक्वल टू क्या हो गया 86। अब देखिए ये बचा हमारे पास 25, तो इसका तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये कितना बचा 5, तो 86 में से 5 गया कितना बचा 81, तो हमारे पास आ गया कितना 220 माइनस का x बराबर 81। अब ये x जाएगा उधर प्लस का हो जाएगा, और ये 81 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 220 माइनस का 81 कितना हो गया, तो 10 में से 1 गया 9 बचा, 11 में से 8 गया 3 बचा 139, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 26,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है। वाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 26,000 फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंड ईयरली एंड हाफ ईयरली। हमसे कह रहा है कि उसने क्या किया 26,000 रुपये को 2 जनों में निवेश किया। हमसे क्या कह रहा है एक तो ईयरली कर रहा है, ठीक है 10% की दर से, उसके बाद क्या कह रहा है अगर उसने अर्धवार्षिक रूप से किया है मतलब हाफ ईयरली, तो क्या है 6 महीने होंगे। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है टाइम तो आधा हो जाता है, जैसे कि है 1 साल है तो 6 महीने हो जाएंगे, 6 महीने के लिए पहले 6 महीने ब्याज लेगा फिर 6 महीने पे, इसकी जो रेट होती है आधी हो जाती है। कैसे, ये 10% है, 10% पर ईयर की है, तो 6 महीने कितनी होगी 6% हो जाएगी।
अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे पता क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है वार्षिक और अर्धवार्षिक जो किया है इसका अंतर कितना होगा। देखो वार्षिक क्या तो 10% मिलेगा, एक ही बार में मिल जाएगा एक साल का, तो 26,000 का 10% डायरेक्ट निकला है कितना, 2600 आ गया। ओके, अगर 6% किया इसका मतलब सॉरी इसकी जो दर है ना 5% हो जाएगी ना, 10% टोटल है, 6 महीने के लिए 5% लगेगा, तो 5%। अब देखिए अगर क्या है 5% पहले 5% निकाला तो कितना हो गया, 1300 हो गया। फिर 5% पे ब्याज मिलेगा 6 महीने बाद, फिर लेगा तो 1300। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ये हो जाता है, फ़ायदा ये होता है कि 6 महीने पे लोगे, इसका मतलब है क्या, अब जो ब्याज मिला था ना तो उस ब्याज में भी ब्याज मिलता है हमें। तो अगर 1300 का भी हमें 5% मिलेगा, तो 1300 का 5% कितना हो गया, 5/100, तो कितना हो गया 65। तो हमारा जो ब्याज बना है, हाफ ईयरली ब्याज जो बना है वो कितना बना, देखो ईयरली पे तो 2600 बना था, और हाफ ईयरली जो बना है वो 13 26 65। तो हमसे पूछा अंतर कितना हुआ, तो 1300 तो 1300 तो सेम ही था, तो अंतर जो बना वो कितना बना 65, ये आपका अंतर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 31.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो बेलन का जो आयतन होता है क्या होता है, बेलन आप पढ़ चुके हैं, बेलन में 3 चीज़ पूछाएंगे, एक तो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है πr²h, एक होता है कर्व सरफेस एरिया जिससे बोलते हैं हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है, वो होता है 2πr/h। तीसरी चीज़ पूछी जाएगी टोटल सरफेस एरिया होता है जिससे बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका 2πr/h+k r। अगर आपको नहीं पता ये चीज़ नोट कर लें, बेलन से आपके क्वेश्चन बनेगा एक। ओके, अब देखिए बेलन का आयतन क्या है πr²h, तो πr²h, तो पाई की वैल्यू में कितनी दी गई, पाई की जो वैल्यू दी गई हमें दी गई 22/7। r² कितना दिया गया, त्रिज्या दी गई कितनी 31.5 इंटू 31.5। ऊंचाई कितनी दी गई, ऊंचाई में दी गई 16। अगर इतनी दी गई तो हमसे पूछ रहा आंसर निकाल लेंगे। मुझे 22 देखते हुए समझ आएगा, मैं एक बार चेक करूँगा कि 11 का ड्यूटी रूल तो नहीं लग रहा है। तो मैंने देखा क्या, तो मैंने चेक किया, तो 8 4 12, 12 6 18, 18 में से क्या कितना गया 9 6 15, तो 3 बच रहा, तो 3 नहीं बचेगा। देखो 11 का ड्यूटी रूल ये कहता है कि सम स्थान पे जो अंक हैं उनका योग और विषम स्थान पे जो अंक हैं उनका योग, अगर उनका जो दोनों का योग का जो डिफरेंट होगा या तो वो 0 होगा या 11 होगा, तभी या 11 कोई मल्टीपल हो 22 हो 33 ऐसे करके, तो तभी वो संख्या कटेगी, 11 से वरना नहीं कटेगी। जैसे अब जैसे यहाँ पे जैसे क्या हो रहा है 8 4 12 है, जैसे हम विषम स्थान पे देख रहे हैं और नंबर देख रहे हैं, तो 8 4 12, 12 6 कितना हो गया 18, और 18 ये कितना हो गया 9 6 15, तो अंतर कितना आ रहा 3, जबकि 3 आ रहा तो संख्या 11 से कभी नहीं कटेगी। ठीक है, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए खुद। तो अब ये नहीं हुआ तो हमने दूसरा ऑप्शन चेक करने गए, तो हमने देखा क्या 8 4 12, 12 6 18, तो 9 7 16, तो 2 आ रहा है, 2 भी नहीं होगा, तो 8 4 12, 12 6 18 और 8 8 16 17, तो 18 में से 17 गया, 1 बच रहा है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन यही होगा 8 4 12 6 18, 18 में से 9 9 18 घटाए, तो 18 में से 18 घटाए कितना होता है 0। तो ये संख्या ही है, अकेली एक संख्या ऐसी है जो 11 से कट रही है। तो देखिए अभी कैलकुलेशन से हम बच गए। अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन हो जाते कॉन्ट्राडिक्ट, वैसे बात होते नहीं है, बट अगर हो गए तो फिर हमें सोल्यूशन करना ही पड़ेगा। तो वही है कि ऑप्शन देख चेक करते हुए चलेंगे, तो हमारा आंसर ये होगा। बार बार अगर आपको सोल्यूशन करना है तो कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 875 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक सुरंग को 64 सेकंड में पार करती है। सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैं बता चुका हूँ तुमको, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ओके, एक ही फॉर्मूला से पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं इसके। अब देखिए क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 850 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है, एक सुरंग को 64 सेकंड में पार करती है। देखो सुरंग अगर ये है, एक ही कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, कहता है ये देखो सुरंग को पार कर रही है, देखो ट्रेन अगर यहाँ पे है तो पार कर लेगी, अभी तक नहीं पार की, ट्रेन अगर यहाँ पे है तो अभी नहीं पार की। टाइम इसका पता है कहाँ से ऐड हो गया, यहाँ से ऐड हो गया, जब यहाँ से उसने सुरंग में घुसना स्टार्ट किया। लेकिन जब पार जब कर पाई, जब सुरंग से पूरे उसके आखिरी डब्बा भी निकल आएगा, तो इसका मतलब है देखो ट्रेन जब यहाँ पे इंटर हुई, ठीक है, तब क्या है एंटर हुई जब ट्रेन, तो क्या है ट्रेन अब यहाँ से ट्रेन की स्टार्ट होगी, ट्रेन ने पूरी सुरंग की पहले दूरी कवर की, फिर अपनी दूरी कवर की, जब अपनी यहाँ पे आ गई तब ट्रेन पूरी निकल गई। तो इसका मतलब है सुरंग की डिस्टेंस प्लस अपनी डिस्टेंस। तो अगर स्पीड कितनी थी, तब इसी में हम रख देंगे स्पीड कितनी थी 180 किलोमीटर, तो 180, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 875 अपनी ट्रेवल करेगी, ये वाली अपनी, ठीक है। उसके बाद है सुरंग की डिस्टेंस, इसको मिटा दूँ तो किसकी होगी सुरंग की। टाइम कितना ले रही, टोटल टाइम ले रही कितना 16 सेकंड। अब देखिए एक चीज़ क्या है, यहाँ पे मीटर है कि 875 मीटर है, 16 सेकंड है,
ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 5/18 का गुणा कर देते हैं। तुमने सॉल्व आउट किया तो 8 सारा एकम 18। ओके, तो कितना आ गया 10×50 आ गया। अगर इसमें मैं 5 का गुणा किया तो 5 को 20 बचा कितना 2, 5 का 30 और 2 32, तो कितना हो गया 3200 इक्वल टू क्या आ गया 875 प्लस का x। अगर x यहाँ पे था तो 875 इधर गए तो माइनस के हो जाएंगे, तो कितना हो गया 3200 माइनस कि कितना 875। तो हमारे पास आंसर कितना हो गया 10 में से 5 गया 5 बचा, और 10 9 में से 7 गया 2, 11 में से 8 गया 3, तो आपका आंसर कितना आ गया 2325। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य को 122 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 183 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ कार्य करने पर वे उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 122 दिनों में कर रहा है भाई, बी कितने में कर रहा है 183 दिनों में। इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम देखो मुझे कैसे दिमाग में टच करता है पता है, जैसे मैंने 122 देखा तो मुझे पता लगा कि ये 2 सेकंड में काट देखो, 2 छिंग 12 है 2 एकम 2, तो मुझे पता लगा 61 पता क्या है 61 प्राइम नंबर है, वो किसी से नहीं कटेगा, इसका मतलब एक फैक्टर 61 तो होगा, तो 61 एकम 61, 61 दूनी 122, और 61 का 183 तक मतलब 3 गुणा होना लगभग 3 आ रहा है पीछे, 3 एकम 3 3 18, तो मुझे पता लगा 3। ठीक है, तो ऐसे एलसीएम ले लेते डायरेक्ट इसका। अब देखिए, अब मैंने देखा और कार्य क्षमता डायरेक्ट यहाँ से कैसे निकलती, देखो 61 दूनी 122, तो बचा कितना 3, तो 3 इसकी कार्य क्षमता हो गई। भाई इसकी कितनी हो गई 61 3 183, बचा कितना 2, तो 2 हो गई। अब टोटल वर्क पता कहते हैं, टोटल वर्क भी निकालते डायरेक्ट, वो कैसे कि इनमें किसी का गुणा कर देंगे आप, इसका इसमें कर ले टोटल वर्क ही निकला है, तो 122 3 कितना हो गया 366। तो हमसे पूछ रहा है अगर ये एक साथ मिलकर काम करते हैं दोनों तो कितने दिनों में पूरा होगा, तो ए एक दिन में 3 कर रहा है, बी 2 कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना कर लेंगे 5। तो हमने देखा कितना 5 7 35, एक बचा 16 हो गया, 5 3 15 और 5 दूनी 10, तो आपका आंसर कितना हो गया 73.2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ए एक टंकी को 804 मिनट में भरता है, बी उसी टंकी को 1005 मिनट में खाली करता है, ये खाली वाला है। ओके, ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। अब मैंने अगर इसकी देख ली टोटल, अगर मैं चेक करूँ कितनी कार्य क्षमता इसकी है, या मतलब इस टंकी की क्षमता कितनी है पानी भरने की, तो हमने देखा क्या, अब देखो एलसीएम मैंने, अब देखो यहाँ पे मैंने देखा जैसे मैंने हाँ मुझे 1005 देखा तो मुझे 5 से कटेगा, तो मैंने देखा 5 दूनी 10 0 5 एकम 5, तो मुझे लगा 201 फैक्टर देखो है, क्योंकि 804 पे देखते मुझे पता लगा गया कि 201 गुणा 4 804 हो जाएगा। तो मैंने देखा 201 गुणा 4 804 और गुणा कितना 5। अब यहाँ से कार्य क्षमता हमने निकालेंगे, तो हमने निकाली क्या, तो हमने देखा क्या 201 गुणा 4 तो बचा कितना 5, तो इसकी हो गई 5, और 201 गुणा 5 कितना हो गया 1005, तो बचा कितना 4। अब यहाँ से हमने देखा तो हम पहले क्या लेते हैं, हम पहले वो लेते हैं तो एलसीएम में भी तो हम वही करते हैं जो कॉमन होते हैं, पहले वो कॉमन लेते हैं, तो वैसे यहाँ पे हम कॉमन ले लिया जो सबसे बड़ा फैक्टर मिल गया हमें। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे, अगर दोनों एक साथ पाइप खोल दिए जाए, तो मुझे पता लगा 1 मिनट में ये 5 डाल रहा है ये 4 निकाल रहा है, इसका मतलब एक ही जा रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, तो टोटल वर्क हमने अगर देखूँ तो 804 गुणा 5 और जा कितना रहा 1, तो हमारा ये टोटल टाइम आ गया मिनट में आ गया, लेकिन हमसे पूछ रहा है घंटे में, तो घंटे में बदलने के लिए इस मिनट को हमने क्या किया 60 से भाग कर दिया, तो हमने काटा 12 पंजे 60, तो 12 से काटा 5 6 72 और बचा कितना 8 बचे क्या 84 हो गया, 12 7 84, तो 5 6 72 होता है ना 6, तो आपका जो आंसर बन गया वो कितना आ गया 67। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 14 गुना है और शेषफल का 28 गुना है, यदि शेषफल 6 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाज्य जुगल टू होता क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ, भाज्य जो होता है वो होता है आपका भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, देखो ये तो होता है ना, ये भाज्य होता है, ये जो होता है ना भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, और ये आपका क्या हो गया शेषफल, जो प्लस में आ जाता है यहाँ पे। अब देखिए हमसे क्या, हमें कंडीशन क्या दी, हमें दिया गया पहले कह रहा है भाजक भागफल का 14 गुना है, तो भाजक जो है ना भाजक में वो क्या कह रहा है भागफल का 14 गुना है, वही कह रहा है शेषफल का 28 गुना है, तो भाजक ही जो है ना भाजक दिया गया है शेषफल का 28 गुना है, और हमसे कह रहा है ये शेषफल 6 है, तो शेषफल तो हमें मिल गया कितना है 6, तो अगर शेषफल 6 है तो इसका मतलब 6 गुणा 28 रख देंगे,
तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा क्या, भाजक आ जाएगा, भाजक। तो भाजक आया कितना, 6 × 48 = 8, बचा कितना 4, 6 दूनी 12, 4 16। तो हमारा आ गया भाजक कितना आ गया, 168। अगर भाजक 168 आ गया तो 168 अगर मैं यहाँ रख दूँ 168, तो भागफल हमारा मिल जाएगा। तो भागफल जो आया वो कितना आ गया, तो 14 से अगर मैं काटूंगा 14 × 14, 14 × 28, तो भागफल कितना आ गया हमारा 12 आ गया। अगर 12 आ गया तो हम अब रख लेंगे, इसको छोटा करूँ तो हमने देखा क्या, तो इसमें रखेंगे तो भाज्य बराबर क्या होता है, तो ये हमारा सीन है। तो भाजक क्या हो गया, तो भाजक कितना आ गया, भाजक 168, तो 168 × 12 और प्लस के कितने 6, तो 12 8 96 की 6, बचा कितना 9, 72 और 9 कितना हो गया 81, बचा कितना 8, 12 कम 12 8 20, तो 216 और प्लस के 6 कितना हो गया 222, सॉरी 2022। तो आपका आंसर कितना हो गया 2022, ऑप्शन नंबर ए। और देखो ये सब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये रामायण जो लिखी है ना हमने, ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से समझा करें। जैसे हमसे कंडीशन क्या दी है, हमसे पहले कंडीशन कह रहा है भाजक है भागफल का 4 गुना है, 14 गुना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट ऐसे रखूँगा, जैसे शेषफल का 28 गुना है और शेषफल 6 है, 6 दिया गया, हमें शेषफल 6 दिया गया, तो हमसे कह रहा है जो भाजक है वो शेषफल का 28 गुना है, तो इसका मतलब है 6 का 28 गुना, तो कितना हो गया, तो 28 गुना है, तो इसका मतलब है 6 × 48 = 8, बचा कितना 4, 6 दूनी 12 4 16। तो मुझे पता लगा जो भाजक आ गया वो कितना 168 आ गया। और हमसे क्या कह रहा है, पहली कंडीशन में कह रहा है भाजक है भागफल का 14 गुना है, तो ये जो है ना ये 14 गुना है किसका, भागफल का, तो इसका मतलब 14 से अगर मैं भाग करूँगा 14 × 14, 14 दूनी 28, तभी तो भागफल का 14 गुना हो जाएगा, तो ये आ गया। अब डायरेक्ट हमारा भाज निकालना है तो डायरेक्ट निकालेंगे, इसका इसमें गुणा करके प्लस में ऐड कर देंगे, ये तो 12 8 96, ये डायरेक्ट ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, ये बस आपको वही है कि अगर आपको कभी नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप ये नोट करके लिख लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 32,500 रुपये के 2 अलग अलग योजना ए और बी में 12.5% और 15% की साधारण ब्याज दर पर निवेश किए। यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल धनराशि 9175 रुपये है, योजना ए में निवेश की गई राशि याद कीजिए। मैं आपको बता चुका हूँ देखो क्या है, इस टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट शुरू से जुड़े हैं। ए कितना दिया गया है 12.5% और बी कितना है 15%। मुझे बताइए अगर 1 साल का इतना ब्याज है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, क्योंकि 2 वर्ष का हमें दिया गया है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, ए पे तो ब्याज हमें मिल जाएगा 25%, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में ये होता है ना 15%, और बी का कितना हो जाएगा 30%। अब ये बात बताइए मुझे, टोटल जो अमाउंट हमारे पास है वो कितनी है 32,500। हमें नहीं पता कि ए को कितना इसने पैसे दिया, बी को कितना दिया, लेकिन मुझे ये पता है कि देखो इस पर 25%, ए को तो 25% ब्याज मिल जा रहा है और बी को 30% मिल रहा है। इसका मतलब है इनका कॉमन ब्याज तो 25% दोनों ही ले रहे हैं ना इस पूरे अमाउंट पे, मतलब इनका कोई आधा आधा हिस्सा होगा चलो, लेकिन 25% इसने ले लिया, 25% इसने ले लिया, तो 25% तो पूरा मिल ही रहा है ब्याज। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका करूँगा 32,500 का 25% निकाल लूँगा, तो 25% फ्रैक्शन कितनी हुई 1/4, तो 4 से काटा, 4 8 32, 4 एकम 4, बचा कितना 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो मुझे पता लगा जो हमारा ब्याज मिला वो कितना 8150, 8125। लेकिन हमें एक बात पता लगी कि जो हमारा टोटल ब्याज मिल रहा था वो पता कितना था 9175। तो इसका मतलब है 9175 मिल रहा था, हमें मिला कितना 8125, कम ब्याज क्यों मिल रहा है, तो 7 में से 2 गया 5, मुझे पता लगा 1050 रुपये कम ब्याज मिल रहा है। पता क्यों मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है क्योंकि देखो ए पे तो 25% ब्याज मिल रहा है तो वो तो हमने निकाल लिया, बी पे ब्याज हमें मिला 30%, लेकिन तूने बी का लिया अभी कितना निकाला 25%, इसका मतलब है बी का भी 5% बच गया। अगर बी का 5% जो है 5/100 हो गया, परसेंट हटाया, तो बी का अगर 5% 1050 है तो बी है कितना टोटल, तो हमने देखा यहाँ से काटा मैंने 5 दूनी 10, 5 एकम 5 0, तो हमारा ये 100 हो गया, तो 21, 3 0 2 0 1, ये 3 0। तो मुझे पता लगा बी का जो इन्वेस्टमेंट था या बी पे जो रुपये है इन्वेस्ट हुआ है वो कितना हुआ 21,000। तो हमसे पूछा योजना ए में निवेश की राशि की याद कीजिए, अगर बी पे 21,000 हुआ, टोटल 32,500 है, तो 32,500 में से 21,000 गया, कितना बचा 11,500। तो ये हमारा आंसर हो गया कि ए पे जो इन्वेस्ट हुआ वो कितना हुआ 11,500। तो कभी भी एक ऐसा क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे नहीं कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणवत्ता, एक दुकानदार के पास विभिन्न गुणवत्ताओं वाले 3 तेल हैं। पहली गुणवत्ता वाला 506 लीटर, दूसरी गुणवत्ता वाला 529 लीटर, तीसरी गुणवत्ता वाला 575 लीटर। समान आकार की बोतलों की न्यूनतम वाले विभिन्न तेल को बिना मिलाए भरा जा सके। अब देखिए क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है समान, इंग्लिश में पढ़ी देखो, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ बोटल्स ऑफ इक्वल साइज। हमसे कह रहा है कि समान आकार वाली जो बोतलें हैं इक्वल साइज, जिनकी इक्वल साइज हो और उनकी संख्या ज्ञात कीजिए, विच इज डिफरेंट ऑल डिफरेंट क्वालिटीज़, जिनको बिना मिलाए हो। अब देखो कैसे हमसे कह रहा है 506 लीटर एक तो है इसके पास तेल, दूसरा कितना है 575 लीटर, तीसरा है 529 लीटर। तो हमसे ये क्वेश्चन बस इतना कह रहा है कि ऐसे कोई आप पहले तो ऐसे कोई माप लीजिए जिससे ये पूरा तेल भी मप जाए इनका और एक दूसरे में ये मिले ना,
तो हम क्या करते हैं, हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इनका एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण समाप्त निकालते हैं। अब एचसीएफ देखो, ऐसी संख्या 506 575। अब आप एक चेक तो नहीं करेंगे 2 से कट रही, 3 से कट रही, 4 से कट रही, तो ऐसे क्या करें, इस कंडीशन जब भी बड़ी बड़ी संख्या हो आपके पास, तो एक काम क्या करते हैं, इनका जो है ना डिफरेंट ले लिया करो दो संख्याओं का। तो दो संख्या में जो डिफरेंट होगा वो या तो एलसीएम खुद होगा, सॉरी एचसीएफ खुद होगा, या फिर उसका कोई फैक्टर होगा, या उस संख्या का कोई फैक्टर होगा एचसीएफ। अब देखिए मैंने 15 में से 6 घटाया 9 और 6 कितना आ गया 69। तो मुझे पता लगा या तो एचसीएफ 69 हो सकता है या इसका कोई फैक्टर होगा। देखो 69, तो देखो 69 3 से कट जा रहा है, तो 3 3 3 5 2 7 और 9 16, ये 3 से नहीं कटा, ये तो नहीं होगा। तो फिर एक ही आपके पास ऑप्शन बचा, वो क्या 23 या 69, तो 23 बचा। तो मैंने देखा 23 से जब मैंने काटा तो कितना बचा, तो हमसे पूछा न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने देखा क्या 29 से मैंने भाग किया, तो 23 दूनी 46, बचा कितना 4 46 हो गया, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, तो बचा कितना 46, 4 ये 7 4 11, तो 23 पंजे होता है 115, 23 दूनी 46 और 6 बचा 23 या 69। अब हमें पता क्या लगा, हमें पता जो मिल गया है, हमें पूछ क्या रहा था, हमसे यही पूछ रहा था। हमने 506 लीटर जो तेल था उसको क्या किया 22 बोतलों में भर लिया, 33 लीटर जो बोतल थी उसको भर लिया 22 लीटर बोतल में। 575 था उसको मैंने 25 लीटर बोतलों में भर लिया, क्योंकि 23 के लीटर के, क्योंकि एस का मतलब ही अलग निकाल लिया कॉमन जो था हमारा। और 23 लीटर जो 529 बोतलें थी उसको हमने क्या किया 23 लीटर की 23 बोतलों में भर लिया। तो इसका मतलब अब ये मिली भी नहीं और अलग अलग भर भी गई। तो हमसे पूछा टोटल संख्या कितनी होगी इनकी, तो टोटल संख्या इनकी हम ऐड कर लेंगे। तो 23 और 22 कितना हो गया 45, 45 5 50 और 20 कितना हो गया 70। आपका आंसर कितना हो गया 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो ना ये देखिए यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है, यहाँ पर भी ठीक। अब देखिए हमने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है, लास्ट के 2 डिजिट पकड़ते हैं। अब देखिए 6 किसका आता है, 6 स्क्वायर किसका आता है, एक तो क्या है 4 के स्क्वायर में 6 होता है, कि 4 4 16 होता है, एक 6 के स्क्वायर में 6 36 आता है। बाद में 2 अंक बचे ना, इनमें हमें ऐसा स्क्वायर नंबर ढूंढना है जो इससे कम हो। तो 5 का स्क्वायर करने पर 25, 6 का करें तो ज़्यादा हो जाएगा, दोनों तरफ 5 5 रख लिए। अब आंसर हमें कैसे चेक करना, 2 ऑप्शन आ गए, तो हमें पता कैसे चेक करते हैं, हमें चेक करते हैं 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, इसकी नेक्स्ट नंबर कितना हुआ 6, 6 का कितना हुआ 36। अगर ये संख्या 6 के करीब होगी, 31 जो है ना 6 के करीब होगी तो आपका आंसर ये होगा, अगर 25 करीब होगी तो आपका आंसर ये होगा। अब मैंने देखा क्या 31, अगर 25 में 6 जोड़ेंगे तब 31 होगा, लेकिन 31 में 5 जोड़ने पे 36 होता है, इसका मतलब आपका आंसर कितना हो गया ये, क्योंकि ये करीब है इसके। तो आपका आंसर कितना आ गया 5.6। उसके बाद दूसरे के चेक करने गए हम 784, तो आपको याद भी होगा 784 कितना होगा 28 का होता है, 2.8 हो गया इंटू। अब इसका हम चेक करने गए तो हमने देखा 6 कितना 4 के स्क्वायर पीछे 6 के, 70 के लिए पहुंचने के लिए 8 8 64, ठीक है। अब आंसर कौन सा होगा देखें, अब 8 का 64 हो गया, 7 8 के बाहर क्या आता है 9 9 में 81, तो ये 81 करीब है या 64 करीब है, तो देखें क्या, तो 64 में 6 जोड़ने पे ये 70 हो जा रहा है, लेकिन 81 70 से 81 के लिए 11 जोड़ना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। तो आपका आंसर कितना होगा 8.4। तो आपका आंसर कितना होगा 8.4, ये 7.4 कितना है 22.8 का है, ओके। अब देखिए इधर जो है ना, इधर तो सेम ही आ रहा है, जो इधर है वही इधर सेम है। तो 28 दूनी कितना हो गया 28 दूनी 56, क्यों 10 में से तो 10 में हट ही जाना है सबका। तो 28 यहाँ कितना हो गया 84, तो कितना आ गया 3 दूनी 6, 6 इधर हो गया, और इधर भी कितना आएगा, इधर आ जाएगा 2 गुणा 3, तो 6 कितना हो गया 36। आपका आंसर कितना हो गया 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1675 मीटर लंबा एक ट्रक 121 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, 91 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चल रही 1575 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में उसे कितने सेकंड का समय लगेगा। देखो इसी दिशा में एक ट्रक जा रहा है जिसकी कितनी डिस्टेंस है, लंबाई इसकी है कितनी 1675 मीटर। भाई ट्रक क्या है, ट्रक भी इसी में जा रहा है, उसकी कितनी है 1575, ये जा रहा है 91 की स्पीड से, ये ट्रक जा रहा है 121 स्पीड से। तो हमसे कह रहा है कितनी देर में पार कर लेगी, क्या पूछ रहा है, ट्रेन को पार करने में उस ट्रक को कितने सेकंड का समय लगेगा। अब देखो ट्रक कब पार कर लेगा, देखो एक तो इसकी पूरी डिस्टेंस कवर करेगा, उसके बाद जब अपने आप पूरी निकल जाएगा अपना भी, क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ से टाइम स्टार्ट हो गया उसका, लेकिन जब यहाँ पे ना आया तो उसका पूरा जब निकल जाएगी ना ट्रेन, ट्रक जब पूरा निकल जाएगा तो ट्रक क्या इसकी कवर करेगा, अपनी दूरी कवर करेगा। और देखो टाइम में क्या होगा, देखो डिस्टेंस में क्या होता है, जब सुरंग को पार करता है, सुरंग क्या है, सुरंग अपनी जगह पर क्या स्थिर होती है, या कोई आदमी है तो वो अपना वहीं पर खड़ा है मान लो, या कोई खंबा है खंबा खड़ा होता है। अब जैसे क्या है इस कंडीशन क्या है, ट्रक भी चल रहा है ट्रेन भी चल रही है, तो इसका मतलब ये 91 स्पीड से चल रही है और ये 121 की स्पीड से चल रही है, तो इसका मतलब है कि ये भी आगे बढ़ रहा है। भैया कि आपको जैसे आपका दोस्त 15 की स्पीड से भाग रहा है, आप 20 की स्पीड से उसके पीछे भाग रहे हैं,
तो जो आप कवर कर रहे हैं ना वो 5 की स्पीड से कवर कर रहे हैं उसको, क्योंकि 15 तो वो भी चल रहा है, 15 आपकी तो क्रॉस वो तो कट ही जानी है। तो 121 में से 91 गए, कितना बचा 30। तो हमें पता लगा 30 की स्पीड से ये कवर करेगा। तो हमसे पूछा टाइम कितना लेगा, तो हम यहाँ से हम निकाल लेंगे टाइम। तो आपका फॉर्मूला वही है, स्पीड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है 30, डिस्टेंस कितनी है देखो अपनी कवर कर रही है उसकी भी, तो कितनी होगी 15 दूनी 30, 3100, 3100 हो गई है, 1600 15 से 3100 और 75 दूनी 150, तो कितनी होगी 3250। तो 3250 टाइम निकालना है हमें। अब देखो ये किलोमीटर में दिया गया मीटर पर सेकंड में, तो हमने क्या किया इसे 5/18 बदल लिया। तो हमने इसे काटा, 3×18, 3×9 10, 5 से मैंने काटा, कितना हो गया 5×6 = 30, 5×5 = 25। ओके, उसके बाद दशमलव से दशमलव खत्म होगा, 6 से काटा कितना होगा 6×5 = 30, बचा कितना 3×6 = 36 और 3 कितना होगा 39। तो हमारा टाइम कितना आ गया 390 सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमें दिया है कि उत्तर श्रेणी का जीपी का योग ज्ञात कीजिए। जीपी का योग का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू होता है, वो होता है एस एन, पता क्या है, तुम सोच रहे हो एस एन उसमें भी लग गया, इसमें लग गया, ये एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन नंबर, मतलब एन संख्याओं का योग। ओके, क्या है होता है, वो होता है ए 1 - r⁻n अपॉन में क्या 1 - r। ये होता कभी जब होता है आर ना एक से छोटा हो। ओके, मतलब एक बड़ा हो आर से, एक ही बात है। ए क्या होता है, ए होता है प्रथम पद। ए कितना दिया गया, हमें दिया गया 8/7। दूसरा हमें क्या निकालना, आर निकालना। तो आर क्या होता है, आर होता है सार्वनुपात कॉमन रेशियो। तो वो क्या होता है सेकंड टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म। किसी भी दो संख्याओं का रेशियो निकालने के लिए दूसरे टर्म का अपॉन फर्स्ट में कर देंगे, सेम ही आ जाएगा। तो जैसे पहले में हमने किया, क्या किया 800, 8/49, 8/49 और कितना है 8/7। अब देखिए ये भी 8/49, तो ये पढ़ जाए कितना होगा 7/8। तो 8 से 8 खत्म, 7 से 49, तो 1/7 आया, तो 1 से छोटा ही है, इसका मतलब यही फॉर्मूला लग जाएगा। मैं आपको वो भी बता दूंगा जब अगर बड़ा होगा तो क्या लगेगा, फॉर्मूला बता रहा हूँ। आर बराबर क्या हो गया 1/7। अगर 1 से बड़ा जब होगा तब फॉर्मूला आपका लगेगा एस एन इक्वल टू क्या होगा, वो होगा ए r⁻n, तब पलट जाएगा और कितना हो जाएगा r-1। ओके, वहीं जब छोटा होता है, ये कब एक कंडीशन होती है r 1 से बड़ा हो। जब छोटा होता है तो क्या होता है 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। तो ये कब होता है, जब 1 बड़ा हो r से। ओके, दो फार्मूला हैं, याद रख लें। जीपी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब इजी बनाते हैं तो एपी से ले लेते हैं वो समांतर श्रेणी से। जब क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाते हैं तो जीपी से लेते हैं, जीपी बच्चों को नहीं आती है। और जीपी को मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, आप जाएंगे चैनल पे प्ले लिस्ट खोलेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में जाएंगे तो वहाँ पे मैंने जीपी को पढ़ा रखा है। अब देखिए ये कितना दिया गया 8/7, 1 - r कितना है 1/7 1 - r, r कितना है 1/7। अब देखिए 7 एकम 7, तो आएगा कितना 6/7। ये 7 ऊपर जाएगा तो ऊपर कट ही जाना, तो बचा कितना नीचे कितना हो जाएगा 8/6 और 1 - 1/7 n। तो हमने काटा इसे 2 चौक 8, 2 3 6, तो क्या आएगा 4/3 n है ये सबका। ओके, तो आपका आंसर कितना हो गया 4/3 1 - n। देखिए एक तो ये तरीका है, दूसरा इसकी ट्रिक है। ट्रिक पता क्या है, ट्रिक है जब भी आपको श्रेणी इस टाइप की मिले तो आपको क्या करना है, पहला टर्म जो लेना है 8/7, तो क्या करना है 7 है, इसमें से 1 घटा देना, तो कितना आ गया 8/6। इसे और शॉर्ट कर लेंगे 2 चौक 6, 2 3 6। ये पता क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि मुझे पता है 1 - की पावर आएगा, तो ये घटी जाना है। जैसे मान लो यहाँ से 7 में से गया 6, तो 6 आएगा, तो ये 7 7 कट जाएगा, अंत में जो घटा हुआ ही पद आएगा, तो 8/6 ही तो बचा, तो वही आता है। तो आगे से देखने को मिले तो कर लें ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने 125 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 340 किलोग्राम चावल खरीदा। उसने कुल मात्रा का 80% चावल 180 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। कुल 80% लाभ कमाने के लिए उसे शेष मात्रा को प्रति किलोग्राम की दर से मूल्य पे बेचना चाहिए। हालांकि इसको देखो रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन वही बात है सेम ही जाएगा। तो मैं देखो आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ। क्या कह रहा है 125 रुपये के हिसाब से इसने क्या किया 340 किलोग्राम चावल खरीदा, ठीक है। उससे कुल मात्रा का 80% चावल 180 रुपये के हिसाब से बेच दिया। और क्या कह रहा है कुल मात्रा पे 80% लाभ पाना चाहता है। तो ये तो आपका अमाउंट हो गया। इस पर क्या कह रहा है, इस पर कह रहा है टोटल अमाउंट जो प्रॉफिट कमा रहा है 80%। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट 80% प्रॉफिट ही इसका निकाल ले रहा हूँ। तो 2 जीरो से 2 जीरो ही खत्म। देखिए 34 में क्या होता है 17 दूनी 34 होता है। तो मुझे 34 टेबल तो नहीं पता, लेकिन मैंने क्या किया 2 का गुणा पहले ही इधर कर लिया। तो कितना हो गया 125 दूनी कितना हो गया 250, 250 गुणा कितना हो गया 17 गुणा 8। अब 25 रट्टे कितना होता है 200, ठीक है, गुणा 17, तो 17 दूनी कितना हो गया 34। तो
अब देखिए कैलकुलेशन वरना आप 34 8 गुणा करें तो टाइम लग सकता था, तो ये डायरेक्ट आपको कितना आ गया 34,000 आ गया। तो मुझे बताइए टोटल जो प्रॉफिट ले रहा है वो 34,000 ले रहा है, लेकिन पहली कंडीशन में क्या करे 80% चावल को ना वो 180 रुपये में बेच रहा है, जबकि 125 में खरीदा 180 में बेच रहा है 80% चावल को। चावल है कितना टोटल है 340, तो इसका कितना 80%, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 80% कितना हो गया 8 चौक 32 2 हासिल लगी 3 8 3 24 और 3 27, तो 272 किलोग्राम पे क्या कर रहा है ये 180 रुपये प्रॉफिट ले रहा है, मतलब 180 में बेच रहा है। तो 125 में खरीद के 180 बेच रहा है, इसका मतलब एक्स्ट्रा कितने बेच रहा है, तो ये बेच रहा है 55 रुपये में, तो 272 पे 55 रुपये प्रॉफिट ले रहा है। तो कितना हो गया इसका प्रॉफिट, तो मैंने चेक किया तो 5 दूनी 10, 5 है तो 35, 1 36 बचा कितना 3, 5 दूनी 10 3 13, 11 गुणा और करना बाकी है, तो 0 ग्यारह 66 6 बचा कितना 6 11 33 और 6 39 बचा कितना 3, 11 कम 11 3 14, तो मुझे पता लगा 14,960 रुपये तो ये यहाँ से प्रॉफिट ले चुका है। ओके 14,960 यहाँ से ले चुका है। टोटल ऐसे प्रॉफिट जो बन रही है कितनी 34,000 बन रही, तो इसका मतलब अब जो बचे हुए पे लेगा, तो 34,000 में से अगर मैं 14,960 घटा देंगे तो हमें पता लगेगा बचे हुए कितने, 0 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 13 में से 4 गया 9, तो हमें पता लगा 19,040 रुपये अभी भी इसके पास बचे हैं, जो प्रॉफिट ये बाद वाली बची हुई संख्या में लेगा। बची संख्या कितनी 80% पे तो ले चुका, बचा कितना 20%, 340 का 20% कितना होता है 10%, 34 हो गया, 340 का 20% कितना हो गया 34 गुणा 2 मतलब 68। अब क्या किया इसको मैंने काट लिया, तो एक तो 2 इसमें है 7 दूनी 34, तो मैंने इसे 4 से काटा तो 4 चौक 16, बचा कितना 3, 4 7 28, 24 हो गया, 4 5 24 0, 4 चौक 16, 3 बचा 4 7 28 बचा कितना 2, 24 हो गया 0, बाद में कितना हो जाए 17, 17 से काटा 17 दूनी 34, तो बचा कितना 34 हो गया, 3 37 और 10 तो 13 136 हो गया, तो 17 8 कितना होता है 136, तो 280 रुपये यहाँ पे ये प्रॉफिट ले रहा है। तो बचे हुए 20% पे क्या कर रहा है 280 ले रहा है, हमसे क्या कह रहा है हमसे कह रहा है शेष मात्रा में प्रति किलोग्राम किस दर पे मूल्य पे बेचना चाहिए, 280 तो इससे फ़ायदा ही हो रहा है, और ख़रीद में लाया 125 में, तो 125 प्लस वो और ऐड कर लेगा, तो इसका मतलब ये बेच कितने में रहा है, ये बेच रहा है 5 8 10 की 0 हासिल लगी 1, 405 रुपये में बेच रहा है, ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए महीनों में नदी बाई का औसत जल कितना है, दिए गए महीनों में बाई का औसत जल, बाई है कौन सा, बाई है आपका बीच वाला, तो 212 क्या कर 212 हो गया, कितना हो गया 198, 242 और 234, 234, तो हमने देखा कितना हो गया 8 2 10 2 12 और 12 और 4 कितना हो गया 16 हासिल लगी 1, तो कितना होगा 2 9 2 11 11 और 4 15 15 और 3 15 3 18 8 हासिल लगी 1, तो 3 3 1 4 4 और 2 6 और 2 8, तो इनका औसत निकालना 4 से हमने काटा 4 दूनी 8 4 दूनी 1 मिनट दिख ही नहीं रहा होगा आपको, तो कितना निकाला 4 से काटा 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 पंचे 20, तो कितना हो गया 221.5, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है मार्च और मई के महीने में एक्स के औसत जल स्तर और इन्हीं महीनों में जेड के औसत जल स्तर का अनुपात ज्ञात कीजिए। मार्च और मई, तो मार्च ये और मई ये, ठीक है, तो किसका एक्स का, तो पहले तो एक्स का निकाल लो, एक्स का कितना है 136, 136 है, एक्स का कितना हो गया 136, वहीं क्या कह रहा है मार्च और मई में कितना एक्स का हो गया 152, इन्हीं महीनों में जेड का औसत, तो जेड का कितना हो गया 184, क्योंकि जेड वाला ये तो है ना बाद वाला, और कितना हो गया 200, इनका 4 2 6 2 8 5 3 8 288 4 8 3 384, तो इनका पूछ रहा हमसे रेशियो क्या होगा। देखो अगर 4 इनका अगर 2 से काटेंगे भाई वाई की बात है दोनों कटी रहे, तो मैं डायरेक्ट काटा 4 7 28 4 दूनी 8 4 9 36 4 5 24, उसके बाद काटा मैंने इसको 9 से काटा 9 से 8 से काट लूँ 8 9 72 8 1 8 2 16, 3 से काटा 3 3 9 और 3 4 12, तो अनुपात कितना हो गया 3 5 4, ये आपका आंसर हो गया। हालांकि देखो इसे दिया गया औसत निकालिए, पहले औसत निकाल, औसत भी निकालने के लिए दोनों को 2 से काटना पड़ेगा, तो एक ही बात हुई ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपनी बी का लाभ प्रतिशत कितना है, ये देखो ये ए है ये बी है
ये सी है, ये डी है। ओके, तो कंपनी बी का लाभ इससे पूछ रहा है। लाभ देखो, इन्वेस्ट कितना किया 3, और प्रॉफिट कितने का, 9 का। तो 9 का प्रॉफिट हो रहा है कितने, 3 पे, तो डायरेक्ट लाभ निकाला कितना हो गया, 3 तिरका 300%। तो बी का लाभ कितना हो गया, 300%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपनी डी के टर्नओवर का कितना परसेंट सी का लाभ है। तो डी के टर्नओवर का, तो डी का टर्नओवर है कितना, डी का टर्नओवर दिया गया 8, तो हमसे पूछा डी के टर्नओवर का कितना परसेंट सी का लाभ है। सी का लाभ कितना है, तो सी का जो लाभ है कितना है 5.6। तो 5.6 लाभ है किसका, डी के टर्नओवर का 8 का। तो एक जीरो से तो ये दशमलव हट जाएगा, तो कितना हो गया 560, 8 से काटा 8 45, 8 सत्ते 56, ठीक है। तो कितना आ गया 70%। तुम्हारा प्रॉफिट कितना है 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई 4 कंपनियों में किसका लाभ अनुपात सबसे अधिक है, ये बी है ना। अब देखिए डी कितना लाभ कर रहा है, डी 4 इन्वेस्ट करके 4 लाभ कर रहा है, 100% है इसका लाभ। सी का कितना है 28, 2.8 करके 5.6 ले रहा है, मतलब दोगुना ले रहा है, मतलब 200% हो गया। वहीं सी बी कितना है, 3 इन्वेस्ट करके 9 का लाभ ले रहा है, मतलब 3 तिरका 300% इसका है, ठीक है। भाई ए का कितना है, ए का भी 100% है, तो सबसे ज़्यादा लाभ किसका हो गया, बी का ही हो गया ना, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें दिया गया तो पूछा इस सीरीज क्या होगा। तो डब्ल्यू कितने पे होता है 30 पे, ओ कितने पे होता है 15 पे, भाई ओ कितने पे होता है 15 पे, एल कितने पे होता है 12 पे। अगर इसका हम देखेंगे काउंटिंग करेंगे तो आर कितने पे होता है 18 पे, 23 है। ओके, जे कितने होता है 10 पे, जे होता है 10 पे, 7 कितने पे होता है, सॉरी जी होता है 7 पे। तो मैं देखेंगे तो 23 से 18 कैसे हुआ, -5 -5 -5 -5, तो सेम पैटर्न आगे भी होगा। तो होली का क्या हुआ, एच होता है 8 पे, 8, ओ होता है 15 पे, एल होता है 12 पे, बाई होता है 25 पे। इसमें से क्या है 5 घटेंगे तो कितना हो गया 3, 3 पे क्या आ गया सी, 5 घटाया 10, 10 पे क्या आता है जे, 12 में से 5 गया 7, 7 पे क्या आता है जी, 20 25 में से 5 गया 20, 20 पे क्या आता है, 20 पे आता है टी। तो आपका आंसर एक ही होगा, सी जी जी टी, एक ही ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ये दिया है, हमसे पूछ रहा है कि इसका अर्थ प्रविष्ट शब्द विपरीत बताइए, मतलब एंटोनिम बताइए इसका। पहले ही जो शब्द बनाइए, मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई, वो क्या है। आप देखो, अगर आप इतने होशियार हैं कि ये आप बना लेंगे, मतलब ये भैया कि शब्द ही बना लेंगे, फिर तो आपको इसका आंसर भी पता होगा, ठीक है। मतलब अगर शब्द बना भी ले, आपको ये नहीं पता ऑप्शन, तब भी आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ऑप्शन आपको पता है तो ये देखना, ये जहाँ तक है 90% केस में क्या दिया जाएगा आपको, कि 3 इसके सिनोनियम होंगे, एक इसका एंटोनियम होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने देखा रिलीज, रिलीज मतलब छोड़ना, मतलब बेल रिलीज हो जाती है, मतलब या कोई प्रिजन। जेल, जेल मतलब क्या है, अंदर रहना, ठीक है। लॉकअप भी अंदर ही हो गया, एक तरीके कैदी, कन्फाइनमेंट भी हो गया। तो आपका जो अलग है ऑप्शन है वो क्या, रिलीज है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बाकी इन्होंने जो वर्ड बनाया वो बता क्या बना, वो बना आपका वर्ड बना प्रिजन, PRISON, समझ गए। तो ये वर्ड बनाया इनका, तो इसका इंटरनेम जो होगा विपरीत होगा। विपरीत क्या पूछा गया, तो विपरीत होगा क्या, वो रिलीज ही हो गया उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ शाकाहारी मांसाहारी हैं, कुछ मांसाहारी सर्वाहारी हैं। तो निष्कर्ष क्या निकालना, कुछ शाकाहारी सर्वाहारी हैं, कुछ मांसाहारी शाकाहारी हैं। देखो पहला ऑप्शन देख, कुछ शाकाहारी सर्वाहारी हैं, तो शाकाहारी सर्वाहारी इन दोनों कोई मेल तो हो नहीं रहा, तो ये तो नहीं होगा पहला। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ मांसाहारी शाकाहारी हैं, जब कुछ शाकाहारी मांसाहारी हो सकते हैं तो कुछ मांसाहारी शाकाहारी हो सकते हैं, तो दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ मिठाइयाँ नाश्ते हैं, सभी नाश्ते कुरकुरे हैं, सभी मिठाइयाँ स्वादिष्ट हैं। तो कुछ मिठाइयाँ कुरकुरे हैं, निष्कर्ष निकाल रहा है, कुछ स्वादिष्ट नाश्ते हैं, कुछ मिठाइयाँ कुरकुरे हैं। देखो नाश्ते और ये अगर 150 मिला देंगे तो कुछ, तो मैच तभी करते हैं जो एक एक सभी हो एक कुछ हो। तो कुछ कुरकुरे, सॉरी कुछ मिठाइयाँ कुरकुरे हैं, पहला सही है। दूसरा चेक करेंगे हम, दूसरा क्या कहता है, कुछ स्वादिष्ट नाश्ते हैं, कुछ स्वादिष्ट नाश्ते हैं। तो अगर मिठाइयाँ से एक को, एक और थर्ड देखेंगे तो हम मिठाई और मिठाई मिला देंगे, तो ये बचेगा। तो क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कुछ स्वादिष्ट नाश्ते हैं, कुछ स्वादिष्ट नाश्ते हैं, सही बात है, दोनों सही हैं। तो ए भी दोनों शो करते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, जेड बाई के दक्षिण में है, जेड जो है बाई के दक्षिण में है, जेड है बाई के दक्षिण में, बाई अगर यहाँ है जेड दक्षिण हो गया, ठीक है। और डब्ल्यू के पश्चिम में, जेड जो है बाई के तो दक्षिण में है, डब्ल्यू के पश्चिम में, मतलब डब्ल्यू इधर है तो जेड इधर पश्चिम हो गया। एक्स डब्ल्यू के उत्तर में, एक्स है डब्ल्यू के उत्तर में है, और बाई के पूरब में, ठीक है। एक्स डब्ल्यू के उत्तर में हो गया, तो डब्ल्यू से तो ऊपर हो गया, और बाई के पूरब में हो गया। तो हमसे कह रहा है यदि सब उत्तर की ओर अभिमुख हैं तो एक्स जेड की किस दिशा में है, एक्स जो है जेड की किस दिशा में है। तो अगर जेड, अगर मैं यहाँ पे जेड को केंद्र मान के चलता हूँ तो जेड किसकी दिशा में, एक्स की, तो वो क्या है, ये तो उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, उत्तर पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सीरीज दी कि हमसे पूछा ये क्या टर्म होगा। देखो A1 अल्फ़ाबेट सीरीज में भी ए एक ही नंबर पे होता है,
डी 4 पे होता है, एम 13 पे होता है, एस 19 पे होता है, तो 8 पे क्या होता है, एच, एच होता है 8 पे, तो आपका आंसर क्या होगा, एच। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, हमसे पूछ रहा है नेक्स्ट सीरीज क्या होगी। देखो ए कितने पे होता है, 1 पे, यू कितने पे होता है 21 पे, सी कितने पे होता है 3 पे, बीस कितने पे होता है, सॉरी टी कितने होता है 20 पे, आई होता है 9 पे, ओ होता है 15 पे, एन होता है 14 पे। ये टिप्स पे होना चाहिए आपको याद, वैसे याद होगा अभी तो कौन सी कठिन बात है। बी कितने पे होता है 2 पे, बी कितने होता है 22 पे, डी कितने होता है 4 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे, के होता है 11 पे, और क्यू होता है 17 पे, पी होता है 16 पे। तो हम देखेंगे क्या हुआ। तो इसमें कुछ नहीं, तो आसान से ये क्या है, इसमें देखने से पता लगा, देखो +1 +1 और +1, ओके। फिर क्या कर रहा है, ये प्लस के 3 ऐड कर दिए यहाँ पे, और यहाँ पे अगर है +2 +2 और +2, ओके। तो बी होता है कितने, देखो इसका नंबर अगर मैं लिखूँ, बी होता है 22 में, 22 में से अगर एक ऐड करूँगा तो कितने होगा, 23 पे, 23 पे क्या आता है डब्लू, प्लस ऐसे ही ई होता है, ई 5 पे होता है, 5 में एक ऐड करूँगा 6, 6 पे क्या आता है एफ, ओके। एन, एन होता है 14, 14 में एक ऐड करूँगा 15, 15 क्या आता है ओ, तो ठीक है। उसके बाद क्या है, डी, डी है, डी में क्या है, इस बीच में क्या 3 ऐड हुए, तो जी, डी होता है 4 पे, 4 में 3 ऐड हुए 7, 7 पे क्या आता है जी। उसके बाद ओ में 2 ऐड होंगे, 15 और 2 कितना होगा 17, 17 पे क्या आता है क्यू। आर में, आर होता है 18, 18 में 2 ऐड हुए कितना हो गया 18, 2 20, 20 पे क्या था टी। एस में 2 ऐड हुए, एस होता है 19, 19 2 ऐड हुए 21, 21 पता यू। तो यू, डब्ल्यू, एफ, ओ, जी, क्यू, टी, यू, आपका ऑप्शन नंबर डी बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें दिया गया यहाँ पे ना डिवाइड बाई है, ओके। देखिए 45, गुणा क्या कहते हैं, गुणा का अर्थ माइनस है, -6, प्लस का अर्थ क्या कहते हैं, प्लस का अर्थ दिया गया गुणा, तो गुणा 5, भाग का अर्थ क्या दिया, भाग का अर्थ दिया गया प्लस, प्लस के कितने 12, और माइनस का अर्थ क्या दिया गया भाग, तो भाग कितना हो गया 4। तो हमने सॉल्व आउट किया 45, 56 30, प्लस का कितना हो गया 4 से काटा, 4 3 12 3। तो ये देखो 45 में से 30 जाएगा 15, 15 3 कितना हो गया 18, तो हमारा आंसर कितना हो गया 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे पूछ रहा है क्या होगा। अब देखो हमें =2 में 25 बनाना है, तो हमें पता लगा 25 तो बनना है इधर। अब इधर क्या लूँ, देखो और माइनस मैंने लिया, तो देखो 6 13 माइनस का 2 से भाग करेंगे तो पॉइंट में, ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है, 6 दूनी 12, और 12 में से अगर मैं एक 13 में से 12 घटा दूंगा तो 1 बचेगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखो दूसरा ऑप्शन 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना हो गया 26, 6 ये जाना हो गया तो 25 से नहीं होगा। तो चौथा ही ऑप्शन एक बचा क्या है 13 प्लस की 2 गुणा 6, तो 6 दूनी 12, 12 13 कितना हो गया 25, तो 25 इक्वल टू कितना हो गया 25, ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बच्चों को गृह कार्य मिलना चाहिए। तरक क्या कह रहा है, हाँ गृह कार्य बच्चों को अकेले कार्य करना और आत्म अनुशासन विकसित करना सिखाता है, सही बात है। दूसरा कह रहा है नहीं, गृह कार्य बच्चों को व्यक्तित्व को बिगाड़ देगा, कैसे बिगाड़ देगा, हद हो गई। तो आपका पहला ऑप्शन ठीक है, क्योंकि हाँ गृह कार्य मिलना चाहिए, बच्चा घर पे जाएगा बैठ के खुद से करेगा तो उसकी दिमाग की बुद्धि भी खुलेगी और उसे लगेगा कि हाँ, और दूसरा क्या अनुशासन में भी रहेगा, तो सही है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हमें दिया गया सीरीज, हमसे पूछा नेक्स्ट क्या होगा। अब यहाँ से देखेंगे तो हमने पाया इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट 3 और लास्ट 3 टर्म गायब कर लिए, देखो RIGERA है। फिर क्या करता है, जब यहाँ पे पहुँचता है क्या करता है, इसमें 2 ऐड कर दिए, तो 2 ऐड पता कौन से करता है, जैसे आर से जो आगे है ना, आर के आगे क्या है EF, तो EF देखो यहाँ ऐड कर दिया उसने, और पीछे TO ऐड कर दिया, ये वाले TO। यहाँ पहुँचने में क्या है, इसने फिर 3 3 गायब कर लिए, ये 3 फिर गायब कर लिए। अब हमारे पास बचा गया IGER, लेकिन अब 2 ऐड करेगा, और 2 ऐड कौन से करेगा, 2 ऐड अब वो करेगा IGR के बाद है कौन से, 2 आगे क्या है FR, पीछे क्या है AT, तो AT, तो ये ऐड कर दिए, तो हमारे पास आंसर क्या बना FRIGERAT, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हमसे कह रहा है वर्ष 2453 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो 2453 का कैलेंडर, इसमें 3 कॉन्सेप्ट लगते हैं, वो क्या है, एक क्या है, देखो लीप ईयर का जो होता है कैलेंडर वो रिपीट आपका होता है 28 ईयर बाद, ठीक है। वहीं क्या होता है, अगर लीप ईयर +1 ईयर है, जैसे मान लो लीप ईयर है उसकी अगली साल है, तो वो कैलेंडर जो रिपीट होता है वो 6 साल बाद हो जाता है रिपीट। बाकी लीप ईयर जो है, लीप ईयर उसमें प्लस के 2 ऐड या 3 ऐड, क्योंकि तो 4 ऐड हो जाएंगे तो फिर तो वो वैसे भी लीप ईयर ही बन जाएगी, तो वो होता है आपका कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट। अब ये देखिए ये लीप ईयर की नेक्स्ट ईयर तो नहीं है, तो मैं देखा 52 बचेगा, अगर 2 1 माइनस कर दूंगा 52, तो ये 4 से कट रहा है, तो इसका मतलब लीप ईयर की नेक्स्ट ईयर है, तो इसका मतलब इसका कैलेंडर जो होता है रिपीट हो जाएगा, वो 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया 53 और 6 कितना हो गया, 53 6 हो गया 59, तो आपका आंसर कितना हो गया 2459, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के साथ क्या कह रहा है,
रोहन 2020 ओलंपिक के बाद अपने संन्यास की घोषणा करेगा। तो निष्कर्ष क्या निकाला, रोहन 2020 ओलंपिक्स में भाग लेगा। रोहन एक अनुभवी खिलाड़ी है। तो उसने कहा रोहन 2020 ओलंपिक के बाद अपने संन्यास की घोषणा करेगा। क्या पता भाग नहीं ले रहा हो, ऐसे भी तो संन्यास ले सकता है, जरूरी थोड़ा ना ये कोई कंडीशन, इसमें कोई बात ऐसी कोई बात कही नहीं गई ना कथन, अपनी तरफ से थोड़ा ना बनाना है। रोहन एक अनुभवी खिलाड़ी है, ऐसी कोई बात नहीं कही, दोनों गलत हैं। ठीक है, ना तो एक ना दो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ आपकी क्लास खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है दोस्तों में शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। और इसकी जो PDF आपको है मैं सिद्धार्थ यादव टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, वहाँ पे जाके ज्वाइन करें टेलीग्राम और अपनी क्लासेस देख लें। इसको PDF डाउनलोड करें और 2-3 बार लगा लें इसको, सॉल्व एग्जाम हॉल में जाने से पहले 2-3 बार सॉल्व करके जाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।